दोस्तों हम लोग जो है यूपी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। तो उस कड़ी में जो है आज हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक लेक्चर 1 हो गया है जो कि प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो आज लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 55 से आगे का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे था। तात्या टोपे थे जिनका नाम इन तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग जो था वह तात्या टोपे का नाम था, जो कि कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी? तो जो तात्या टोपे हैं, तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है यह रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह था। तो जो मान सिंह थे तात्या टोपे के एक मित्र थे जिनका नाम मान सिंह था। इन्होंने जो है विश्वासघात किया तात्या टोपे के साथ। तो मान सिंह के विश्वासघात करने के कारण तात्या टोपे 18 अप्रैल 1859 को जो है पकड़े गए तथा शिवपुरी के जो किला था 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दिया गया। तो पूछा जाता है कि किसके मित्र के द्वारा विश्वासघात करने के कारण उनको पकड़ा गया? तो यह तात्या टोपे थे। उनके मित्र का नाम था मान सिंह। यही मान सिंह तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किए थे, जिससे उनको जो 18 अप्रैल 1859 को पकड़ लिया गया और शिवपुरी में फांसी दिया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र थे जिनका नाम मान सिंह था। मान सिंह के विश्वासघात के कारण वह पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में जो है तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो पूछ रहा है कि जो वर्ष 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर के नेता कौन थे? तो जो कानपुर में नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहेब का जो वास्तविक नाम था वह धोधो पंत था। तो जो नाना साहब थे, नाना साहब का वास्तविक नाम धोधो पंत था। नाना साहब का वास्तविक नाम। तो जो नाना साहब थे, नाना साहब का वास्तविक नाम धोधो पंत थे। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता जो थे वह नाना साहब थे। तथा तात्या टोपे थे, यह नाना साहब के सलाहकार थे। जो कुंवर जगदीश सिंह थे, कुंवर जगदीश सिंह जो है 1857 के विद्रोह में जो है बिहार से नेतृत्व कुंवर जगदीश सिंह किए थे। तथा वाजिद अली शाह, जो वाजिद अली शाह थे, वाजिद अली शाह जो है अवध के नवाब थे। वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब थे जिनका नाम धोधो पंत था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कानपुर में नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहेब का वास्तविक नाम धोधो पंत था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं उनके नेतृत्व करता, तो जो दिल्ली से नेतृत्व करता जनरल बख्त खां थे। लखनऊ से 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता बेगम हजरत महल थी। ग्वालियर से 1857 के नेतृत्व करता तात्या टोपे थे। तथा जगदीशपुर जो कि बिहार है, यहाँ से 1857 के नेतृत्व करता जगदीश कुंवर सिंह थे। जबकि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पूछ रहा है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वही नाना साहब होगा जिनका नाम धोधो पंत था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो पूछ रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका परिणाम क्या था? तो जो 1857 के विद्रोह का परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया जाना। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के अनुपात को जो है बढ़ाया था। तो नहीं, इस विद्रोह के बाद जो है भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है वह घटाया गया था। तो इस विद्रोह के बाद जो है भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया था।
फिर ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। नहीं, क्योंकि यह जो है इस सामाजिक धार्मिक प्रथा को कुचलने का प्रयास पहले किए थे, जिसमें मंगल पांडे ने विरोध किया, और उससे जो है इन लोगों को पता चल गया कि भाई भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मुद्दे में हमें नहीं घुसना, नहीं तो ये भारतीय हमें दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। तो इसका ऑप्शन सी भी गलत है। डी, जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। तो ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं कि जमींदारों की जो रक्षा की जाती थी उनकी नीतियों को समाप्त किया गया, जमींदारों की जो रक्षा की नीति थी उसको बल्कि और बढ़ा दिया गया। तो इसमें से जो है बी सी डी तीनों सही है, जबकि जो ऑप्शन ए है ये जो है सही है, बाकी तीन गलत है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। तो हाँ, जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो वहाँ की जो रानी थी ब्रिटेन की, उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन था वह जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन हस्तांतरित कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो दिए गए विकल्पों में से 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया जाना। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के अनुपात को जो है घटा दिया तथा यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो है वो बढ़ा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता था? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। तो जो अवध के कृषक आंदोलन का जो नेता थे वह बाबा रामचंद्र थे। तो जो बाबा रामचंद्र थे ये अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। जो नाई धोबी सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था। तो जो अवध का कृषक आंदोलन था यह जो है नाई धोबी सामाजिक बायकाट था। इसमें जो है नाई लोग जो है अंग्रेजों का बाल बनाना मना कर दिए तथा धोबी लोग जो है कपड़ा धुलना मना कर दिए। तो यह एक कृषक आंदोलन था जो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। जो नाई धोबी सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था। यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इससे संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। तो पूछ रहा है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो जो हंटर आयोग था यह किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो जो 1854 का जो 1854 था, 1854 में जो है वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच आया था वुड डिस्पैच आया था, जिसके बाद जो है पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई। समीक्षा करने के लिए 1882 में जो वुड डिस्पैच है इसकी जो समीक्षा करने के लिए 1882 में जो है डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। तो जो प्राथमिक और माध्यमिक प्राथमिक एवं माध्यमिक जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो जो वुड डिस्पैच आयोग है इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो हंटर आयोग ने वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था इसका रिव्यू करने के लिए आया था तथा जो है यह आयोग जो है प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो यही पूछा जाता है कि हंटर आयोग ने किसके सुधार पर विकास दिया था? तो जो प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया था हंटर आयोग ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो पूछ रहा है जो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में रिचर्ड
लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। 1798 से 1805 के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो जो वेलेजली था ये 1798 से 1805 के बीच बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो जो रेलवे है, तो रेलवे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो रेलवे होगा। भारत में रेलवे का प्रारंभ जो है 16 अप्रैल 1853 को हुआ। तो भारत में रेलवे का प्रारंभ जो है 16 अप्रैल 1853 से माना जाता है, जब प्रथम पैसेंजर ट्रेन जो है बम्बई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली। तो जो जब प्रथम पैसेंजर ट्रेन जो बम्बई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली, तो यह जो है चली 16 अप्रैल 1853 में। तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वह रेलवे है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दिए गए विकल्पों में से रेलवे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में रेलवे का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 से माना जाता है, जब प्रथम पैसेंजर ट्रेन तत्कालीन बम्बई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? पूछ रहा है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो 1881 में केसरी अखबार की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यह केसरी अखबार जो मराठी भाषा में था। तो केसरी अखबार जो था वह मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके साथ ही बम्बई में मराठा नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन होता था। तो केसरी के साथ बाल गंगाधर तिलक ने जो है मराठा नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया, बट मराठा जो समाचार पत्र था यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है दो समाचार पत्र प्रकाशित किए, एक मराठी और एक केसरी और दूसरा मराठा। तो जो केसरी है यह मराठी में, जबकि मराठा समाचार पत्र यह मराठी नहीं होगा, इसका अपोजिट होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, मराठा जो है अंग्रेजी में होगा। तो इसमें केसरी की बात कर रहा है, तो 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने जो है किया था। यह केसरी जो है मराठी भाषा में संपादित हुई, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। यह समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके साथ बंबई से मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में तिलक द्वारा किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक है? तो स्वतंत्र यहाँ जो इंडिपेंडेंट पूछा जाता है, यहाँ हिंदी में लिख दिया। तो जो इंडिपेंडेंट पत्रिका है, इंडिपेंडेंट जो पत्रिका है, इसके संस्थापक जो मोतीलाल नेहरू थे। तो इसका जो संपादन वर्ष था वह 1919 था। तो स्वतंत्र समाचार पत्र या इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक जो मोतीलाल नेहरू 1919 में किए थे। इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की? तो पूछ रहा है कि जो भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की? तो भारत में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन जो है अरविंद घोष ने किया था। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में था। तो जो वंदे मातरम पत्र था यह अंग्रेजी भाषा में था, वंदे मातरम पत्र। लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। तो जो वंदे मातरम पत्रिका था इसकी स्थापना जो अरविंद घोष ने किया। यह वंदे मातरम पत्रिका जो अंग्रेजी भाषा में थी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन अरविंद घोष ने प्रारंभ किया। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? पूछ रहा है कि जो वेदों की ओर चलो नारा यह किसने दिया था? तो पुनः वेदों की ओर लौटो। तो जो वेदों की ओर चलो
यह जो है पुनः वेदों की ओर लौटो नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो वेदों की ओर चलो को जो है पुनः वेदों की ओर लौटो जो नारा है यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 1824 में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वह 1824 में मोरबी नामक गांव में गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 1824 में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था, यह मूल शंकर था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना जो है बंबई में की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के पुस्तक का नाम था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पुनः वेदों की ओर लौटो, जो पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की। इनकी जो पुस्तक का नाम था यह सत्यार्थ प्रकाश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो यह जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में किया, जो अब बंबई है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में किया था। तो पूछा जाता है, जगह भी पूछा जाता है, टाइम भी पूछा जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो पूछ रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युग्म है जो सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो जो पुराने पत्रों का एक समूह, तो पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू ने लिया। तो ये सही है। समय का संक्षिप्त इतिहास, यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा। ये भी सही है। तो पुराने पत्रों का समूह, जिसे अंग्रेजी में ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स बोलते हैं, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो ये सही सुमेलित है। समय का संक्षिप्त इतिहास, जो समय का संक्षिप्त इतिहास है यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं लिखा था। समय का संक्षिप्त इतिहास जो है समय का संक्षिप्त इतिहास कार्ल मार्क्स ने लिखा था। समय का संक्षिप्त इतिहास कार्ल मार्क्स ने लिखा था। तो यही बी वाला सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो सही सुमेलित है, पुराने पत्रों का समूह ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। समय का संक्षिप्त इतिहास ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखा था। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना अ कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में पूछ रहा है कि कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो पूछ रहा है कि जो स्वामी विवेकानंद है उनके द्वारा 1897 में क्या कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वामी विवेकानंद जो थे, इनका जन्म जो है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो कि रामकृष्ण जो है इनके गुरु थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रामकृष्ण मिशन।
तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। यह दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो पूछ रहा है कि रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है यह कहाँ है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। वर्ष 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है हावड़ा के वेलूर में स्थित है। तो जो हावड़ा है, हावड़ा के बेलूर मठ में जो है स्वामी हावड़ा के बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। इस मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बेलूर मठ जो कि हावड़ा में है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के वेलूर में स्थित है। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया। तो पूछ रहा है कि 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने क्या घोषित किया? तो यह जो है यह कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। तो जो 1795 में और 1804 में बंगाल विनियमन अधिनियमों ने जो है कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो कन्या शिशु वध की प्रथा मूलतः राजपूतों में तथा उच्च वर्ग के बंगालियों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार देते थे। भारतीय समाज में प्रचलित इस कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बंगाल के गवर्नर जनरल, जिसका नाम था जॉन शोर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसका नाम जॉन शोर था, जॉन शोर के समय में 1795 ईस्वी में बंगाल विनियमन अधिनियम के नियम 21 पूछा जाता है किस नियम के तहत इसको अवैध घोषित किया गया। तो जो नियम 21 था, नियम 21 तथा वेलेजली के समय में 1804 में इसको जो है फिर दूसरी बार जो वेलेजली के समय में 1804 में, तो 1795 में जॉनसोर के नियम 21 के तहत तथा वेलेजली के समय में 1804 में जो है बंगाल विनियमन अधिनियम के तहत कन्या शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कन्या शिशु वध की प्रथा मूलतः राजपूतों में तथा उच्च वर्ग के बंगालियों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार डालते थे। भारतीय समाज में प्रचलित इस कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बंगाल के गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय 1795 ईस्वी में बंगाल विनियमन अधिनियम के नियम 21 तथा वेलेजली के समय 1804 ईस्वी में बंगाल विनियमन अधिनियम के तहत कन्या शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब तक फल मिला। 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र, जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, जिसे इंग्लिश में एज ऑफ कंसेंट एक्ट बोलते हैं, जिसे सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। तो पूछ रहा है कि जो 1891 में बीएम मालाबारी थे, इनके प्रयत्नों से जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसे सहमति की उम्र अधिनियम पारित किया गया, यह कितने वर्ष के नीचे की जो बालिका थी उनके शादी के लिए प्रतिबंधित किया गया। तो यह जो थी 12 वर्ष। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 12 वर्ष। तो 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बीएम मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार जो 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस एक्ट का विरोध जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो पूछा जाता है कि जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, इसका विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट का समर्थन जो है बीएम मालाबारी ने किया था, तथा इसका जो विरोध था यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने
वीएम मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष के कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेश हस्तक्षेप माना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1828 में, जो 1828 है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो पूछ रहा है कि जो 1828 है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जिसे आगे चलकर, पहले यह ब्रह्म समाज था, यह ब्रह्म समाज था, जिसे पहले ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा था। यह ब्रह्म समाज पहले ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना हुई, जिसे आगे चल करके ब्रह्म समाज नाम पड़ा था। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम पर एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो पूछ रहा है कि जो मुक्त भारत समाज है, इसकी स्थापना किसने की? तो मुक्त भारत समाज को जो है फ्री इंडिया सोसाइटी कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में फ्री इंडिया सोसाइटी कहते हैं। तो इस फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। तो इसका जो है वीर सावरकर होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने इतावली राष्ट्रवादी ग्यूसेफ मैजनी के विचारों के आधार पर की थी। सावरकर ने लंदन प्रवास के दौरान इस संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना। तो जो ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की। तो ए का जो है 3 होगा, ए का 3 होगा। रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की। तो बी का 1 हो जाएगा। आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी। तो सी का जो है 2 होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की। तो डी का 5 होगा। तो सही होगा 3 1 2 5। तो देखते हैं 3 1 2 5 किसमें है? तो 3 1 2 5 ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा मानवीय राहत तथा सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य से की गई। तो यह जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। यह स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने थे। तो दिए गए प्रश्न में वर्ष का जो उल्लेख है 1896 है, यह त्रुटिपूर्ण है। यह 1896 की जगह 1897 होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। दिए गए प्रश्न में वर्ष का उल्लेख त्रुटिपूर्ण है। इसमें 1896 के स्थान पर 1897 होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो पूछ रहा है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले, तो जब ब्रिटिश शासन भारत नहीं आया था तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र थी। तो उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो जब भारत में ब्रिटिश शासन नहीं आया था तो उससे पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह स्वतंत्र थी। तो उस अर्थव्यवस्था में से कौन सा ऐसा था जो प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो जो कृषि था यह उस समय प्रमुख व्यवसाय था। हस्तशिल्प ये भी प्रमुख व्यवसाय था। निर्माण ये भी प्रमुख व्यवसाय था। तो जो पर्यटन था,
पर्यटन प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के पूर्व यहाँ की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। गांव में किसान तथा व्यवसायी बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे। वे खेती तथा अपनी जरूरत की चीजें स्वयं ही उत्पादित कर लेते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का विनाश कर दिया। स्पष्टतः भारत में उस समय पर्यटन एवं उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाया। तो यही होगा, जो पर्यटन है एवं उद्योग है यही स्थापित नहीं हो पाया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पूर्व यहाँ की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। गांव में किसान तथा व्यवसायी बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे। वे खेती तथा अपनी जरूरत की चीजें स्वयं ही उत्पादित कर लेते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का विनाश कर दिया। स्पष्टतः भारत में उस समय पर्यटन का उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाया। तो जो पर्यटन था यह उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाया था, क्योंकि भारत के जो कच्चे माल थे यह ब्रिटिश जो है अपने यहाँ लंदन ले जाते थे और वहां से जो है इसे सोफिस्टिकेटेड वे में अच्छा माल बना करके पुनः भारतीयों को बेच देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री नहीं है? तो पूछ रहा है कि जब भारतीय अर्थशास्त्री थे वो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। तो यह जो अर्थशास्त्री ये भारतीय अर्थशास्त्री थे, तो उनमें से ऐसा कौन है जो अर्थशास्त्री नहीं है? तो जो दादा भाई नौरोजी हैं ये भी अर्थशास्त्री हैं। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो ये महालनोबिस है, ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के थे, तो यह अंग्रेजों के समय के नहीं थे, ये स्वतंत्र भारत के थे। तो जो महालनोबिस है यह स्वतंत्र भारत के थे, न कि गुलाम भारत के। जबकि दादा भाई नौरोजी, VKR राव और RC देसाई, ये लोग जो है उस समय जब भारत आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के अधीन था, तब के ये अर्थशास्त्री थे। तो वही पूछ रहा है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस है यही अर्थशास्त्री नहीं है, जो कि अंग्रेजों के समय थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दादा भाई नौरोजी, VKR राव तथा RC देसाई ब्रिटिश कालीन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो जब ब्रिटेन का भारत में शासन था तो उस समय भारत की जो अधिकांश जनसंख्या थी वह जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्राथमिक क्षेत्र। आजादी के समय भारत की लगभग 70 से 75% आबादी थी, यह जनसंख्या गांव में रहती थी, जो आजीविका के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहती थी। तो यह जो कृषि है यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। आजादी के समय भारत की लगभग 70 से 75% जनसंख्या गांव में रहती थी, जो आजीविका के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो जो 1875 में अलीगढ़ आंदोलन हुआ था इससे किसका नाम जुड़ा है? तो अलीगढ़ आंदोलन जो 1875 में हुआ था इसके प्रवर्तक सैयद अहमद खां थे। तो सैयद अहमद खां थे, इनका जो है अलीगढ़ आंदोलन से नाम जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अलीगढ़ आंदोलन 1875 के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों की स्थिति सुधारना था। सर सैयद अहमद खां अंग्रेजी शिक्षा एवं विज्ञान के द्वारा मुस्लिम समाज को शिक्षित तथा उसे आधुनिकता से परिचित कराना सबसे बड़ा समाज सुधार मानते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें जो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने क्वेश्चन UPSSC में पूछा गया है उससे देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो जो महिला शिक्षा के बजाय पुलिस एवं रेलवे के लिए वित्त नहीं, ये नहीं होगा। कलकत्ता अधिनियम 1899, ये भी नहीं होगा। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, तो जब बंगाल का विभाजन का निर्णय 1905 में लिया गया था लॉर्ड कर्जन के समय,
लॉर्ड कर्जन के समय जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया तो इसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बंगाल विभाजन के समय। तो दिए गए विकल्पों में 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा था यह 3 रंगों में था, जिसमें जो है लाल, हरा एवं पीला था। तो यह जो है स्वदेशी आंदोलन था। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। अगस्त 1905 में अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल, तो जो कलकत्ता था, टाउन हॉल कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें जो है स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। तो यह जो होगा स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा एवं पीला डिजाइन किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1906 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र या आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उससे जो है भारत के सभी लोग क्रोधित हो गए थे और डेल्टा आंध्र क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वंदे मातरम आंदोलन, जो कि आंध्र क्षेत्र में हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र या आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुआ? तो यह जो है संस्कृत गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, यह जो बंबई में है। तो 1884 में एक सेवानिवृत्त अधिकारी था जिसका नाम एवो ह्यूम था। एवो ह्यूम के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में जो था, इससे पहले जो है इसे पूना में का अधिवेशन होना था, लेकिन पूना जो था, पूना में जो है प्लेग फैल गया था, मतलब पूना में महामारी फैल गया था पूना में महामारी एवं हैजा पूना में फैल गया था। तो हैजा फैल जाने से उसी वर्ष सम्मेलन जो है बंबई में शिफ्ट हो गया। तो पहले ये पूना में शिफ्ट होना था, फिर बंबई में शिफ्ट हो गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बंबई। तो 1884 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम एवो ह्यूम था, एवो ह्यूम के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बंबई में आयोजित किया गया। 28 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल बंबई में इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल करके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। तो पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल यूनियन है, यह किसके सुझाव से जो है इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया? तो यह जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन एक्टिवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे, ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया? तो यह जो है
जो एलन एक्टिवियन ह्यूम थे, एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे। इन्होंने जो है 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ मतलब इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया। इंडियन नेशनल यूनियन जिसे भारतीय राष्ट्रीय संघ कहते हैं, 1884 में गठन किया। फिर उसके बाद 1885 में जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात की गई है तो यह जो 1884 में होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो भारत का राष्ट्रगान जो है जनगण मन है, इसके रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर है। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो जो जनगण मन है राष्ट्रगान, इसको जो है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें जो है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रगान जो है जनगण मन गाया गया। इस राष्ट्रगान का जो टाइम होता है वह जो 52 सेकंड होता है। भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। तो यह जो 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गाने में 52 सेकंड लगते हैं। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। तो जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान था सर्वप्रथम कब गाया गया? तो जो जनगण मन था, जो भारत का राष्ट्रगान था, यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो 27 दिसंबर 1911 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें जो है जनगण मन गाया गया। इस जनगण मन का जो समय होता है, यह जो 52 सेकंड होता है। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को गृहीत किया गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो जो राष्ट्रीय गान है यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था। तो पूछ रहा है कि जो 1916 का लखनऊ समझौता था यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। तो जो 1916 का लखनऊ समझौता था यह किस लिए महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? तो जो वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, जो लखनऊ समझौता था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम लीग एवं जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठबंधन हुआ तथा गरम दल एवं नरम दल का भी गठबंधन हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक साथ आए, जिसके लिए तिलक एवं एनी बेसेंट का अथक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तिलक एवं एनी बेसेंट का। तो जो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में जो है एनी बेसेंट एवं मोहम्मद अली जिन्ना का अहम रोल था तथा जो है गरम दल एवं नरम दल के एकीकरण में जो है तिलक एवं एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण भूमिका था। तो 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल एक साथ आए, जिसके लिए तिलक एवं एनी बेसेंट ने अथक प्रयास किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र, जो दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में जो कि कहाँ हुआ था?
संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो पूछ रहा है कि जो दिसंबर 1916 था, इसमें जो है एक अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह कहाँ हुआ था, जिसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। तो यह जो अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था, जो लखनऊ में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो एकीकरण हुआ था, यह जो मोहम्मद अली जिन्ना एवं एनी बेसेंट तथा एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध किस एक्ट के तहत माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया? तो यह जो है लखनऊ पैक्ट 1916 के तहत। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया था, तो उसका उन अधिवेशनों की संख्या कितनी थी? तो महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार, जो कि 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने 1924 में सिर्फ एक बार, जो बेलगांव में, यह बेलगांव जो कर्नाटक में है, बेलगांव कर्नाटक में है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एक बार। तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो जो 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष रहे? तो महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। तो पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा उस अधिवेशन का नाम बताइए जहां जो पूर्ण स्वराज था, उसको जो है कांग्रेस ने अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, यह जो दिसंबर 1929 में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को जो है अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? तो जो पूछ रहा है कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं, यह किस वर्ष जो है कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष बने? तो सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा में, तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं, यह 1938 में यह हरिपुरा गुजरात में है। तो यह हरिपुरा गुजरात में है, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा त्रिपुरी में 1939 में। तो यह जो दो बार बने, एक 1938 में और दूसरी बार जो है 1939 में त्रिपुरी में जीत गए, बट ये अध्यक्ष नहीं बने। क्योंकि इसका कहानी है, क्योंकि जो है 1939 में जो त्रिपुरी था, त्रिपुरी में मध्य प्रदेश में इसका जो चुनाव हुआ, तो इसमें जो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया और सुभाष चंद्र बोस लड़े। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, बट गांधी जी ने इस अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया, जिसे सुभाष चंद्र बोस खुद जो है नाराज होकर के कांग्रेस छोड़ दिया। तो इसके बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो यहाँ जो है सिर्फ एक ही बार 1938 में जो है हरिपुरा में गुजरात में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन कौन था जो कि पहली बार गांव में हुआ था? तो जो हरिपुरा है, यह गुजरात का गांव है, यहाँ जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जो कि 1938 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो जो 1939 में त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है, तो इसमें जो है गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया एवं सुभाष चंद्र बोस के बीच
चुनाव हुआ तो जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, बट जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति थी उसमें मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। फिर इस जो त्रिपुरी अधिवेशन था इसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो पूछा जाता है कि 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन बने, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जबकि इसमें जीते थे सुभाष चंद्र बोस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो वही क्वेश्चन है जो अभी बताया था। तो इस पद का प्रस्ताव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने। बोस की जीत पर गांधी जी ने कहा था सीतारमैया की हार मेरी पर्सनल हार है। तो इससे लेकर के गांधी जी बहुत पर्सनल हो गए थे। फिर गांधी जी से मनमुटाव होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके पश्चात इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष चुने गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो जो बदरुद्दीन तैयबजी थे, इन्होंने 1887 में जो मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जो है अध्यक्षता किया था। तो इसका ऑप्शन डी होगा, बदरुद्दीन तैयबजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी ने इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे का आंदोलन कहा जाता है। तो पूछा गया कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ थी कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का ही उपयोग करेंगे, जबकि विदेशी सामानों का जो है उपयोग वे नहीं करेंगे। तो यह कौन सा आंदोलन था जिसमें जो है भारतीयों ने कहा था कि वह जो है सिर्फ अपने देश से ही निर्मित कपड़ों का उपयोग करेंगे, विदेशी का नहीं करेंगे। तो इससे जो स्वदेशी आंदोलन था, इसे स्वदेशी आंदोलन में ऐसा भारतीयों ने शपथ लिया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार, यह स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था 1905 में। तो स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल था। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन की आर्थिक हानि पहुंचाना था। यह आंदोलन वर्ष 1905 में प्रारंभ हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो पूछ रहा है कि जो ब्रिटिश सरकार है यह बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की जो घोषणा है यह 20 जुलाई 1905 को हुई थी। तो यहाँ 19 जुलाई है, तो यहाँ जो 20 जुलाई 1905, जो कि कंफ्यूजन है, कभी कभार 20 जुलाई दे देता है, कभी कभार 19 जुलाई दे देता है की थी। यद्यपि कुछ स्रोतों से निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को प्राप्त है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। तो घोषणा जो 19 जुलाई 1905 को हुई थी, जबकि यह प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर। बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। फिर जो है तो बंगाल विभाजन के समय भारत सरकार का जो वायसराय था वह लॉर्ड कर्जन थे। तो बंगाल विभाजन के समय भारत सरकार का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। तो इसमें 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कब लागू हुआ, तो कब इसका निर्णय लिया गया, तो यह जो 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया, तथा यह प्रभावी कब हुआ, तो यह प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। तो इसका जो है ऑप्शन बी होगा, बट यहाँ क्वेश्चन गलत दिया गया। तो तत्कालीन गृह विभाग भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की थी। यद्यपि कुछ स्रोतों में निर्णय की घोषणा की तिथि 19 जुलाई
5 भी प्राप्त होती है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत सरकार का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। यूपीएसएससी ने संशोधित उत्तर प्रश्न में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। तो वही जो 19 जुलाई या 20 जुलाई कोई भी आ जाएगा, तो 19 जुलाई एवं 20 जुलाई 1905 ही था, तो दोनों सही होगा। तो लॉर्ड कर्जन, तो जो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था। तो जो लॉर्ड कर्जन था उसका बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन के पीछे कौन सा एक मकसद नहीं था। तो जो है बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना ये मकसद था, जिससे जो है बंगाल की राष्ट्रीयता था इसके मूल पर हमला हो सके और बंगाल की राष्ट्रीयता को कमजोर किया जा सके। दूसरा, बांटो और शासन करो की नीति था। तो हाँ, लॉर्ड कर्जन का टारगेट था कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है, बंगाल विभाजन से जो पूर्वी जो बंगाल था उसमें मुस्लिमों की अधिकता हो जाएगी और जो पश्चिमी बंगाल है उसमें हिंदू ज्यादा हो जाएंगे। इससे जो है फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों का सफल हो जाएगा। फिर तीसरा था ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन। तो जो सी था, यह ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ऐसा कुछ लॉर्ड कर्जन का मकसद नहीं था कि इसके विभाजन से हम ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करें। तो इसका ऑप्शन सी ही सही है। जबकि डी, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, हाँ ये भी कारण था कि सरकार के प्रशासनिक भार को सहज किया जा सकता था इस विभाजन से। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यही इसका मकसद नहीं था बंगाल विभाजन का। तो दिए गए विकल्पों में ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे एक मकसद नहीं था। अन्य सभी विकल्प बंगाल विभाजन के घोषित और अघोषित उद्देश्य थे। बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में किया गया था, जिसके पश्चात स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना गया आयोग ने। तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जिसने बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ था उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जो है कि बंगाल का जो विभाजन है यह 1905 में हुआ था। इसके विरोध में हुए प्राथमिक आंदोलन का नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई तथा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसी दिन पूरे बंगाल को में शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। तो जो दोस्तों बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन जो था यह पहले जो 20 जुलाई 1905 को जो बंगाल विभाजन का निर्णय किया गया, मतलब इसके निर्णय की घोषणा की गई, वह जो 20 जुलाई 1905 को की गई कि भाई हम बंगाल का विभाजन करेंगे। तथा यही निर्णय की घोषणा सुन करके जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है भारतीयों की ऐतिहासिक बैठक हुई कि भाई हम ये जो बंगाल विभाजन है इसको हम सफल नहीं होने देंगे। तो इस सफल नहीं होने देने के लिए जो है भारतीयों ने जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। इस स्वदेशी आंदोलन में भारतीयों का था कि भाई जो है हम पूरे ब्रिटिश सामान थे उसका हम बहिष्कार करेंगे। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी होने के बाद इस दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। फिर इस बंगाल विभाजन को जो है 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था इसमें जो है बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया और जो राजधानी थी वह कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई।